हेलो, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश की मस्ती। मैं सानू सर। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा लग रहा है आपको। चलिए चलते हैं आगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का 100 मार्क्स का बुक। कौन सा? 100 मार्क्स का हम लोग बुक पढ़ेंगे जो क्लास 12 के लिए है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस बुक का जो नाम है वो है आपका रैम्बो। रैम्बो का मतलब क्या होता है? इसमें एक फिगर बनाया भी गया है जिसका मतलब क्या होता है? मतलब होता है इंद्रधनुष। क्या होता है? इंद्रधनुष। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसमें आगे कि आखिर इसमें हमें क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें शुरुआत करने वाले हैं आज कि जो पोएट्री सेक्शन है। कौन सा? जो पोएट्री सेक्शन है, पोएट्री सेक्शन का जो फर्स्ट चैप्टर है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। कौन सा है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि इसमें जो पोएट्री का फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट में क्या पढ़ना है। सबसे पहले इस चैप्टर का मतलब समझ लेते हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है इसका मतलब होता है स्वीटेस्ट लव, जिसका अर्थ क्या होता है? महबूबा। प्यार से इसको बोलते हैं प्रियतमा। मतलब अपनी जो वाइफ को जो संबोधित करते हैं लोग, उसको ये बोला जाता है। तो मतलब क्या है कि स्वीटेस्ट लव का मतलब बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं? प्रियतमा बोल सकते हैं या फिर महबूबा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रियतमा या महबूबा। क्लियर है? दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। तो अब इसका मतलब हम लोग समझ लेते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। यहाँ एक केयर करने वाली बात है कि गो का मीनिंग GOE लिखा हुआ है। ये प्राचीन इंग्लिश है, एंशिएंट इंग्लिश है, जिसकी वजह से GOE लिखा गया है, लेकिन इसका रियल होता है अर्थ GO। गो मीन्स जाना। क्लियर है? तो चलते हैं हम लोग इस चैप्टर की ओर। इसका अर्थ हो गया मेरी प्रियतमा, मैं नहीं जाता हूं, मैं नहीं जाऊंगा। कुछ भी बोल सकते हैं। क्लियर है? चलिए, जो लिखा हुआ है आपका जॉन डन के द्वारा। अब जॉन डन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं अबाउट ऑथर। क्या पढ़ते हैं? अबाउट ऑथर। ऑथर के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अबाउट ऑथर। ऑथर क्या होता है? ऑथर या पोएट बोल सकते हैं। ऑथर या पोएट बोल सकते हैं हम लोग। तो ये जो पोएम लिखे हैं तो ये पोएट ही होंगे जनरली तौर पे। जॉन डन का जन्म 1572 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1631 ईस्वी में हुई थी। क्लियर है? वाज अ मेटाफिजिकल पोएट। ये कैसे पोएट थे? ये थे मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल का मतलब क्या होता है? मेटाफिजिकल का मतलब होता है आध्यात्मिक। आध्यात्मिक। ठीक है? तो ये कैसे कवि थे? ये आध्यात्मिक कवि थे, अध्यात्म की बातों को लिखते थे। He was born in London into a prosperous Roman Catholic family of traders at a time when England was anti-Catholic। तो यहाँ तक तो समझ में आया कि मेटाफिजिकल थे। मतलब मेटाफिजिकल की शुरुआत ऐसे 1700 ईस्वी में, मतलब 17th सेंचुरी जो चल रहा था उस स्थिति, मतलब 1600 कुछ, 1600 के बाद की ईस्वी जो है उससे ये स्टार्ट हुआ था मेटाफिजिकल लिखने के लिए। लेकिन ये जितने भी मेटाफिजिकल पोएट हुए वो सारे पोएट में ये सबसे टॉप मोस्ट में थे, मतलब सबसे अच्छे पोएट माने जाते थे मेटाफिजिकल के लिए। अब आगे चलते हैं। ही वॉज बॉर्न इन लंदन। इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म हुआ लंदन में। और लंदन के किस कैटेगरी में हुआ? इन अ प्रोस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली। प्रोस्पेरस का मतलब होता है धनी मनी धनाढ़ है। ठीक है? तो इनका जन्म किस में हुआ? प्रोस्पेरस कैथोलिक फैमिली में हुआ। और कैथोलिक वहाँ का क्या है? धर्म है। कहाँ का? इंग्लैंड का। लंदन कहाँ है? इंग्लैंड में है। तो वहाँ इंग्लैंड में एक धर्म है जिसका नाम है कैथोलिक, और उसी परिवार में ये जन्म लिया। और वह परिवार कैसा था? धनी मनी था। लेकिन किसकी वजह से? वो ट्रेडर्स थे, व्यापारी के कार्य करते थे वो लोग। किसका? व्यापारी का।
एट अ टाइम व्हेन इंग्लैंड वाज एंटी कैथोलिक। लेकिन जिस समय इनका जन्म हुआ, किनका जन्म हुआ, जॉन डन का, तो वहाँ क्या था, इंग्लैंड वाज एंटी कैथोलिक। इंग्लैंड क्या था, एंटी कैथोलिक। एंटी का मतलब आप लोग जानते हैं, मतलब उसका विपरीत, जस्ट अपोजिट। मतलब वहाँ के अधिकांशतः लोग कैथोलिक धर्म को मान्यता नहीं देते थे, नहीं मानते थे। क्लियर है। अब आगे चलते हैं। डन वाज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। उनको क्या किया गया, डन वाज फोर्स, उनको जबरदस्ती किया गया उनके साथ। किसके लिए, टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ताकि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ दे, मतलब वहाँ वो पढ़ाई नहीं कर पाए। विदाउट अ डिग्री मतलब वहाँ से बीच में ही उनको छुड़वा दिया गया, बोल दिया गया कि आप यहाँ नहीं पढ़ सकते हैं, वो भी ज़बरदस्ती तरीके से। और उसका कारण क्या था छुड़वाने का, विदाउट बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, उनके धर्म की वजह से। क्योंकि वहाँ के अधिकांशतः लोग थे कैथोलिक, लेकिन सॉरी एंटी कैथोलिक थे, लेकिन ये क्या थे, डन थे कैथोलिक। इसके वजह से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बिना डिग्री प्राप्त किए इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। क्लियर है। ही स्टडीड लॉ एंड रीड थियोलॉजी, वो क्या किए, वहाँ की जो स्टडी किए, वहाँ फिर जा कर के वो लॉ, उसके नियम और कानून को पढ़े, वहाँ के संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़े और उसको फॉलो किए। ही लॉस्ट हिज जॉब व्हेन ही वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन फॉर सेक्रेटली मैरिंग हिज पैटर्न्स नाइस। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें यह बताया गया कि ही लॉस्ट हिज वाइफ, वे क्या किए, वे अपने जॉब गंवा चुके थे। किसके वजह से, व्हेन ही वाज सॉरी ब्रीफली सेंट टू प्रिजन, कि जब उनको कुछ समय के लिए कहाँ डाला गया, प्रिजन, कैद खाने में, यानी जेल में डाला गया। कारण क्या था, फॉर सेक्रेटली मैरिंग, वह गुपचुप तरीके से शादी रचाए थे। कैसे, गुपचुप तरीके से, मतलब चुपके शादी रचाना। तो भाई शादी रचाना कोई गुनाह थोड़ी ना है। तो उसके वजह से क्या किया गया, उनको जेल में, कैद खाना में डाल दिया गया। लेकिन आखिर शादी करने की वजह तो नहीं हो सकती है, तो शादी किससे किया, हिज पैटर्न्स नाइस, जो डन थे वो शादी किससे किए, जो उस इनके आश्रयदाता थे, जिनके यहाँ ये जॉब करते थे, उन्हीं की भतीजी, नाइची का मतलब होता है भतीजी, क्या होता है, भतीजी, इन्हीं की भतीजी से क्या किए, वो शादी कर लिए, जिसके वजह से क्या किया गया, इनको जेल में डाला गया कुछ समय के लिए। और क्या किए, आगे देखते हैं। इन 1615, कब की बात है, 1615, एट द एज ऑफ 42, जब उनका एज 42 साल का हो रहा था 1615 ईस्वी में, डन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन द एंग्लिकन चर्च। तो वो क्या किए कि वो सॉरी एंग्लिकन चर्च का पादरी बनना, यानी पुजारी बनना। जैसे मंदिर में पुजारी होते हैं, वहाँ पूजा करने वाले लोग, तो चर्च में पूजा करने वाले लोगों को हम लोग पादरी बुलाते हैं, प्रीचर्स बोलते हैं। तो वहाँ उस प्रीचर्स पद के लिए वो क्या किए, वो एक्सेप्ट कर लिए, मतलब बनना स्वीकार कर लिए। एंड सून बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स ऑफ हिज टाइम, और कुछ ही समय बाद, मतलब जल्द ही, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स, देखिए यहाँ आ गया, प्रीचर्स का मतलब होता है पादरी। पादरी, पादरी क्या होता है, जो चर्च में पूजा करता है। ठीक है, जैसे मंदिर में पूजा करता है उसको पुजारी बोलते हैं, लेकिन जो चर्च में पूजा करता है उसको हम लोग पादरी बोलते हैं। क्लियर है। फिर क्या बोल रहा है कि उस समय के वह ग्रेटेस्ट प्रीचर, सबसे महानतम पादरी माने गए। डन इज वेल नॉन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट। यहाँ देखिए वो किसके लिए प्रसिद्धि प्राप्त हुई इनको, सॉन्ग्स एंड सोनेट के लिए। सॉन्ग्स एंड सोनेट क्या था, उनकी कृतियाँ थी, उनकी लिखी गई पुस्तक थी। तो सोनेट क्या होता है, सॉन्ग्स तो समझ में आ रहा, सोनेट क्या होता है। तो सोनेट हम बता देना चाहते हैं, सोनेट का मतलब होता है 14 लाइन, कितने लाइन का, 14 लाइन्स का एक जो पोएम होता है ना, कोई भी पोएम जो मात्र 14 लाइन्स की होगी, उसको हम लोग बोलेंगे सोनेट। क्या बोलेंगे, सोनेट। ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे सोनेट। क्लियर है। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव के लिए ये तैयार रखना होगा कि हो सकता है पूछ दे कि 14 सोनेट क्या होता है, तो जो 14 लाइन्स की पोएम होती है उसको हम लोग सोनेट बोलते हैं। क्लियर है। स्टेयर्स,
स्टेयर जो लिखे हैं सटेयर, तो इसका क्या होता है, सटेयर का मतलब होता है व्यंग। क्या होता है, व्यंग होता है। तो ये व्यंग भी लिखे, बहुत चीज़ों पे व्यंग भी लिखे। आगे देखते हैं, आगे क्या है, एंड द एल्गिज। और ये क्या है, एल्गिज का मतलब होता है शोक गीत। क्या होता है, शोक गीत। मतलब यह मृत्यु के समय में या फिर कुछ विषम परिस्थितियों में जो गाई जाती है उसको बोलते हैं शोक गीत। क्लियर है। आगे है एंड sermons। sermons क्या होता है कि जब ये पादरी बने तो ये क्या किए, ये प्रवचन भी किए, sermons। तो प्रवचन, sermons का मतलब ही होता है प्रवचन। तो ये क्या किए, प्रवचन भी किए, उस चीज़ के लिए भी इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई। तो इनको प्रसिद्धि किस चीज़ के लिए प्राप्त हुई, सॉन्ग्स एंड सोनेट, सटायर, एल्गेज एंड sermons। मतलब हम लोग बोल सकते हैं हास्य के लिए, सोनेट तो 14 लाइन की जो कविता थी उसके लिए, स्टेयर हास्य के लिए, मतलब व्यंग जो होता है व्यंग के लिए, एल्गिज आपका शोक गीत के लिए, सरमन्स जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रवचन, या फिर बोल सकते हैं इसको धर्म का उपदेश देना, मतलब धर्मोपदेश। क्लियर है। ये हम लोग अबाउट ऑथर पढ़ लिए कि ऑथर क्या थे, जॉन डन क्या थे। तो यदि अभी आप नए नए जुड़े हैं इस चैनल से तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है। चलते हैं हम लोग आगे। हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं इस कहानी का, सॉरी, इस पोएम का थीम क्या है। थीम जैसा कि आप लोग जानते हैं कि थीम का मतलब क्या होता है। थीम का मतलब, थीम का मतलब इसका मतलब किसके बारे में बोला गया है, क्या ये कविता है, क्या किसके बारे में है। तो चलिए हम लोग थीम के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, जान लेते हैं। थीम क्या है, यहां देखते हैं हम लोग। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो वाज रिटन फॉर हिज वाइफ एंड मोर। अब यहाँ देखिए, जो वहाँ हम बताए कि वो जो गुपचुप तरीके से शादी रचाए थे, मतलब सेक्रेटली ढंग से शादी रचाए थे, वो किसके, वो आश्रयदाता जो था उसकी भतीजी से। और उसकी भतीजी जो थी, जो मतलब जॉन डन की वाइफ हुई, उनका नाम क्या था, एन मोर। ध्यान से देख लीजिएगा इसको, क्या नाम था, एन मोर। तो क्या बोल रहा है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो वाज रिटेन फॉर हिज वाइफ एंड मोर। मतलब यह जो कविता लिखी गई है, यह जो पोएम लिखी गई है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरी प्रियत, सॉरी, मेरी प्रियतमा मैं नहीं जाऊंगा, वो किसके द्वारा लिखी गई है, जॉन डन के द्वारा लिखी गई है। लेकिन किसके लिए लिखी गई है, वो एन मोर के लिए लिखी गई है, जो जॉन डन की पत्नी है। क्लियर है। इन द पोएम जॉन इज प्रिपेयरिंग टू गो ऑन अ जर्नी। इस पोएम में, इन दिस पोएम, जॉन क्या कर रहे हैं, एक जर्नी के लिए जा रहे हैं, मतलब एक यात्रा, किसके लिए, एक यात्रा के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं एक यात्रा पे जाने के लिए। बट हिज वाइफ इज अफेयर्ड। लेकिन उनकी पत्नी क्या है, वो भयभीत है, अफेयर्ड है, मतलब भयभीत है। किसके वजह से, ताकि वो यात्रा पर जा रहे हैं, हो सकता है कुछ अनहोनी हो। ऑफ वाट विल हैपन टू हिम। वो किसके लिए भयभीत है कि यदि यात्रा पर जा रहे हैं, हो सकता है उधर कुछ हो, तब क्या होगा। सो सी डजंट वांट टू गो हिम। लेकिन तब वो क्या करती है, इसी वजह से, इसी डर की वजह से वो उनको जाने देना नहीं चाहती है। देन डन कन्विंसेज। तब वो क्या कर रहे हैं, वो कन्विंस कर रहे हैं, मना रहे हैं, बता रहे हैं, किनको, हर, मतलब एन मोर को, अपनी वाइफ को। क्या बता रहे हैं, हम लोग ये समझ लेते हैं क्या बता रहे हैं। तो चलते हैं हम लोग अब अपने चैप्टर की ओर। जैसा कि स्वीटेस्ट लव आपको समझ में आ रहा होगा कि स्वीटेस्ट लव क्या होता है, एक प्रियतम, मतलब दोनों का क्लोज रिलेशनशिप। और ये आप जो फिगर देख रहे हैं यही हैं जॉन डन। ये कौन है, ये हैं जॉन डन। आप देख सकते हैं इनको, जॉन डन। क्लियर है।
चलिए आगे चलते हैं, और हम लोग चलते हैं कहाँ, हम लोग सीधा चलते हैं अपने पोएम की ओर। पहला स्टेंजा देखते हैं हम लोग, कौन सा, हम लोग फर्स्ट स्टेंजा देखते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दी, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दी, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिल्टर लव फॉर मी। अब यहाँ देखिए क्या चीज़ बोला जा रहा है कि मेरी प्रियतमा मैं नहीं जाता हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ फॉर वियरनेस ऑफ दी, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे थक गया हूँ। क्या हो गया हूँ, मैं तुमसे थक गया हूँ। देखिए यहाँ THE ये दाऊ का स्वरूप है, किसका है, THOU जो आजकल का यू है, ठीक है, क्लियर है। यहाँ मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे थक गया हूं, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिल्टर लव फॉर मी, और ना ही मैं इस आशा में जा रहा हूं कि ये दुनिया हमें तुमसे ज़्यादा प्यार देगी। क्लियर है यहाँ तक। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट इज बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, दस वाई फैंड डेथ टू डाई। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि यहाँ कवि खुद से बोल रहे हैं कि लेकिन एक ना एक दिन मुझे मरना ही है, ये सबको है, प्रकृति का नियम है कि एक ना एक दिन मुझे मरना ही है, इसलिए मेरे लिए सबसे अच्छा यही होगा कि मैं अपने आप को खुशी खुशी, मतलब जेस्ट मतलब मजाक मजाक में अपने मृत्यु का वर्ण करूं। यदि कुछ घटना घटित हो, मान लो यात्रा पर कुछ हो ही जाए, तो मैं मृत्यु का क्या करूं, खुशी खुशी वर्ण करूं और उसको अपने गले से लगा लूं। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। आगे चलते हैं। एस्टर नाइट, आगे क्या है, एस्टर नाइट द सन went hence and it is here to do today, he hath no desire nor sense nor half so sought away, then fear not me। इसमें क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ एक शब्द का प्रयोग किया गया है एस्टर नाइट। आप पढ़े होंगे एस्टरडे, एस्टरडे का मतलब क्या होता है, एस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ दिन, मतलब कल जो बीत गया, और तो एस्टर नाइट का मतलब क्या होगा, बीती हुई रात्रि, मतलब पिछले रात्रि। क्लियर है ना। तो यहाँ आता है आपका बात कि पिछले रात्रि, देखिए यहाँ एक शब्द का प्रयोग किया गया है सन, SUNNE, ये सन्ने नहीं पढ़ सकते इसको, ये क्या लिखा हुआ है, ये आजकल का सन है, ये एंशियंट इंग्लिश है, इसकी वजह से ऐसा लिखा जाता था पहले सन, लेकिन आजकल ये सन है। सन का मतलब क्या होता है, सूरज होता है। क्या होता है, सूरज होता है। क्लियर है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि हेंस एस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड इट इज हियर टुडे, कि पिछले रात्रि सूरज भी एक यात्रा पर गया था और वह आज हमारे सामने है। यहाँ तक क्लियर है। मतलब कल जो शाम में वह गया था, तो वह कवि किसकी कल्पना कर रहा है, वह उसकी तुलना अपनी यात्रा से कर रहा है कि वो भी तो गया था, लेकिन वह क्या है, वो भी अपने समय पे है, निश्चित है, अपने निश्चित जगह पे उपस्थित है। ही हैथ नो डिजायर नॉर सेंस, और ये भी बोल रहा है कि सूरज के पास न तो कोई इच्छा थी और न यात्रा का कोई छोटा रास्ता भी नहीं है। ये बोल रहा है ना कि नॉर हाफ सो शॉर्ट वे, मतलब उसके पास किसी प्रकार का कोई छोटा रास्ता भी उपलब्ध नहीं है। क्लियर है ना। लेकिन इसके बावजूद भी क्या किया, वो गया और निश्चित समय पे अपने निश्चित जगह पे वो आ गया। क्लियर है। देन फियर नॉट मी, इसलिए तुम मेरे बारे में चिंतित मत हो, मेरे लिए चिंता मत करो। इसमें क्या बोल रहा है, आगे देखिए। बट बिलीव दैट आई शैल मेक अ स्पीडियर जर्नीज सिंस टेक मोर विंग्स एंड सफर्स देन ही। इसमें क्या बोल रहा है कि तुम मेरे बारे में चिंता मत करो, देन फियर नॉट मी, मेरे बारे में चिंता मत करो। सूर्य से यहाँ क्या बोल रहा है कि बट आई बिलीव दैट, मुझ पे विश्वास रखो, मुझ पे भरोसा रखो कि मेरी जो यात्रा होगी वह सूर्य से कहीं तेजी से होगी। स्पीडियर, ये स्पीड का कंपैरेटिव फॉर्म यूज किया है यहाँ कि उससे कहीं तेज होगी, उससे कहीं ज़्यादा
तेजी गति से मैं जाऊंगा और वापस आऊंगा। सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड सपर्स देन ही, और क्या बोल रहा है कि उसके पास ना ही तो कोई चाह थी और ना ही सूर्य के पास कोई इच्छा थी कि उसको वापस भेजना, लेकिन मेरे पास क्या है, चाह भी है, इच्छा भी है कि हमें वापस लौट करके तुम्हारे पास आना है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या है, यहां हम लोग देख लेते हैं क्या लाइन है वो, हाउ फीबल इज मैंस पावर। देखिए यहां आकर के क्या करते हैं जॉन डन, यहां आकर के मनुष्य की स्थिति की बात करते हैं। वो हाउ फीबल इज मैंस पावर कि मतलब फीबल का मतलब होता है कमजोर, कि मनुष्य की शक्ति कितनी कमजोर होती है। यहां आकर के मनुष्य की शक्ति की बात करते हैं। दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, यदि हम लोग का अच्छा दिन समाप्त हो जाए, मतलब फॉर्चून मतलब होता है भाग्य, और गुड फॉर्चून मतलब अच्छे दिन की कल्पना बोला गया है यहाँ। फॉल मतलब वो गिर जाए, मतलब मेरा अच्छा दिन समाप्त हो जाए। कैन नॉट एड अनदर आवर, तो वहाँ हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें हम लोग किसी भी प्रकार के अच्छे दिन में अपने समय को जोड़ नहीं सकते। यहाँ देखिए आवर का मीनिंग HOURE लिखा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं आप। यहाँ आजकल का है HOUR, आवर का मतलब घंटा जिसको बोलते हैं। क्लियर है। फिर क्या बोल रहा है, नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल, और ना ही वह बीते हुए समय जो है उस समय को हम लोग बुला सकते हैं, उस समय को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा भी मनुष्य में शक्ति नहीं होती है। क्लियर है। आगे देखिए, बट कम बाय चांस एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ। यहां देखिएगा कि बट कम बैड चांस, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा जो समय है ना वो क्या चल रहा है, खराब चल रहा है, बैड चांस चल रहा है। क्लियर है, हम लोग का बुरा समय व्यतीत हो रहा है। एंड वी ज्वाइन, यहाँ देखिएगा वी का मीनिंग लिखा हुआ है WEE, जो आजकल का WE है, वी का मतलब हम लोग। ज्वाइन, ज्वाइन भी लिखा हुआ है पहले ही में JOIN, ये ज्वाइन का आज का जो वर्जन है, मतलब शामिल होना, सम्मिलित होना। क्या बोल रहा है, एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, लेकिन क्या करना चाहिए, इसे हमें अपने पूरे मन से, पूरे अपने शक्ति से, पूरे अपनी स्ट्रेंथ से इसकी सामना करनी चाहिए। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और क्या करना चाहिए, और इसमें हमें जो विपरीत परिस्थितियां हैं इनमें हमें अपने कला को निखारने चाहिए, इससे सीख लेनी चाहिए कि इस विषम परिस्थिति में क्या करना चाहिए, जो समय खराब चल रहा है इसमें धैर्य बना कर रखना चाहिए और कैसे जीवन यापन करने चाहिए। क्लियर है, यहां तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। इटसेल्फ और अस टू एडवांस, क्या इसमें क्या चीज बोल रहा है कि मनुष्य की जो शक्ति कमजोर है ना, इसमें अपने आप को जागृत रखना चाहिए, मतलब अपनी क्षमता से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि ये आखिर समय में क्या सीख रहे हैं और कैसे हम लोग इसको व्यतीत करें जो बुरे समय चल रहा है। क्लियर है। आगे चलते हैं। When thou sighest, thou sighest not want, इसका मतलब क्या है, चलिए देख लेते हैं। बट साइएस्ट माई सॉल अवे, लेकिन इसमें क्या, देखिए साई का जो प्रयोग किया गया है साइएस्ट, इसका मतलब क्या होता है, SIGH, साई का मतलब होता है विलाप करना। क्या होता है, विलाप करना। ठीक है, आह भरना। समझ में आ रहा बात। क्या बोल रहा है कि बट साइएस्ट माई सॉल अवे, बोल रहा है कि जब तुम आह भरती हो यानी विलाप करती हो, when thou weepest unkindly kind, my life blood doth decay, it cannot be, कि जब तुम आह भरती हो, विलाप करती हो, तो ऐसा लगता है कि मेरी आत्मा मुझसे दूर जा रही हो। सॉल अवे मतलब मेरी आत्मा दूर दूर जा रही हो। क्लियर है। when thou weepest unkindly kind, लेकिन क्या बोल रहा है कि जब तुम बहुत ज्यादा विलाप करती हो, एकदम स्थिति दुर्भर हो जाता है, तब क्या होता है, माई लाइफ ब्लड डॉथ डीके,
तब क्या होता है, तब मेरा जो जीवन का जो रक्त है, खून है, मेरे जो धमनियों में दौड़ रहा है वह बर्बाद होने लगता है, ऐसा लग रहा हो मानो सड़ रहा हो। लेकिन क्या बोल रहा है कि इट कैन नॉट बी, ऐसा होना नहीं चाहिए, चाहे किसी भी परिस्थिति हो तो ऐसा हमें होना नहीं चाहिए। क्लियर है? फिर आगे देखते हैं, दैट दाउ लवेस्ट मी एज दाउ सेस्ट, इफ इन दाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट, दाउ आर्ट द वेस्ट ऑफ मी। यहां देखते हैं कि क्या बोल रहा है कि क्योंकि तुम जैसा कहती हो, देखिए, दैट दाउ लवेस्ट मी एज दाउ सेस्ट, कि जैसा तुम कहती हो, क्या कहती हो, कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। दैट दाउ लवेस्ट मी, दाउ का मतलब हाँ देखिएगा ये है THOU, दाउ का मतलब अभी भी ढूंढिएगा डिक्शनरी वगैरह में, तो दाउ दाउ का मतलब पहले तू होता था, जो आजकल का ये है यू, मतलब तुम। क्लियर है? तो यहां दाउ का प्रयोग किया गया है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि जब मतलब तुम ऐसा कहती हो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, तो इस तरह से सोचा जाए, इफ इन दाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट, दाउ आर्ट द वेस्ट ऑफ मी। तो इस तरह से सोचा जाए तो मेरा अच्छा दिन तो तुम्हारे ही पास है, दाइन माई लाइफ वेस्ट। फिर क्या बोल रहा है, दाउ आर्ट द वेस्ट ऑफ मी, इसलिए मेरा अच्छा दिन कहाँ है, तुम्हारे पास ही है। लेट नॉट दाइन डिवाइनिंग हर्ट, और क्या बोल रहा है कि तुम्हें इस स्थिति में किसी भी प्रकार की क्रंदन नहीं करनी चाहिए। और क्या बोल रहा है कि लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हर्ट, इस अलौकिक आत्मा से ज़्यादा मेरे बारे में सोचो मत, क्योंकि भाग्य जो है वह तो अपना क्या कर रही है, वह अपना खेल खेल रही है। क्या कर रही है? खेल खेल रही है। तो इसलिए क्या है, और वह तो अपना खेल खेलेगी ही। तो इसलिए क्या बोल रहा है, तो बस मतलब फोर्थिंग मी एनी इल, तो बस इतना सोचो। क्या सोचने के लिए बोल रहा है कि डेस्टिनी माई टेक दाई पार्ट एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, बट थिंक दैट वी, मतलब क्या बोल रहा है कि जो हम लोग के साथ में क्या हो रहा है, फोर्थिंग माई एनी एल डेस्टिनी माई टेक दाई पार्ट, कि जो है वो हम लोग के साथ क्या कर रहा है, जो किस्मत है वह खेल खेल रहा है, भाग्य जो है वह खेल खेल रहा है। मनुष्य क्या होता है, अधिकांशतः भाग्य के पीछे भागता है कि मेरा किस्मत में है, तो किस्मत नहीं कुछ होता है भाई, जब आप कुछ करोगे ही तो ही कुछ पॉसिबल है। तो इसमें भी उस चीज़ का वर्णन किया गया कि जो हमारा भाग्य है वो क्या कर रहा है, खेल खेल रहा है। तो इसमें क्या बोल रहा है, एंड मे द fears fulfill but think that we are but turned aside to sleep। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है कि हम लोग का के साथ जो क्या हो रहा है कि तुम बस इतना ही सोचो कि आर बट टर्न्स असाइड टू स्लीप, कि हम लोग एक ही बिस्तर पे एक दूसरे के तरफ फेस करके सिर करके सोए हो, मतलब जो चेहरा है एक दूसरे का विपरीत दिशा में है। ठीक है? और क्या हो रहा है कि एक तरफ एक बेड पे तुम सोई हुई हो, ठीक है, इधर, और इधर मैं सोया हुआ हूं, और दोनों का फेस एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। क्लियर है? बस मेरा जो यात्रा है ना, इतना ही डिस्टेंस का है, इतना ही दूरी का है। और फिर क्या बोल रहा है, फिर ये बोल रहा है, तो बस दे हु वन अनदर कीप अलाइव नियर पार्टेड वी, तो बस ये कल्पना करो कि मैं जो हूँ जिस यात्रा पे जा रहा हूँ तो वह उतना ही दूरी है जितना कि तुम उधर फेस करके सोई हो एक ही बिस्तर पे, और मैं इधर करके सोया हूँ, और जिन ही दोनों का फेस एक तरफ होगा तो हम पुनः अपनी यात्रा को पूरी करके एक ही जगह में तुम्हारे पास ही होंगे। क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जो लोग एक दूसरे के हृदय में बसते हैं वो कभी अलग नहीं हो सकते हैं। अलाइव नॉर पार्टेड बी, वह कभी भी जुदा नहीं हो सकते हैं, अलाइव अलग नहीं हो सकते हैं। क्लियर है? तो अब हम आशा करते हैं कि ये जो चैप्टर है, यह चैप्टर आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। क्लियर है? तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये चैप्टर आपको कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। सो थैंक यू वेरी वेल, दैट्स ऑल।